हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस क्लास में देखेंगे 12th क्लास का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स। एक ही एक करके सभी डेफिनेशन देखते हैं। आव्यूह किसे कहते हैं? संख्याओं के किसी निकाय को पंक्ति और स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया गया हो तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। लिख करके एक बार देखते हैं। संख्याओं के किसी निकाय को पंक्तियों और स्तंभों संख्याओं के किसी निकाय को पंक्तियों और स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया गया हो यानी संख्याओं के किसी निकाय को पंक्तियों और स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया गया हो तो उस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। संख्याओं के किसी निकाय को पंक्तियों और स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया गया हो तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन और अंग्रेजी में और देख लो। एनी सिस्टम ऑफ m n element, any system of m n element, any system of m n element arranged in a rectangular array of m rows and column and n column n columns is called a matrix ये आपकी क्या होगी? मैट्रिक्स की डेफिनेशन। एनी सिस्टम ऑफ m n एलिमेंट अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m rows and column इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। अब देखिए आव्यूह को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? जैसे देखिए आपको ऐसे भी मिल सकता है या फिर ऐसे या इस टाइप से भी, इसमें भी। इन सब के अंदर क्या होंगे? अवयव लिखे होंगे। इस टाइप से अगर इनमें से कोई भी एक मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? आव्यूह। जनरली हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे करके देख लेते हैं। जैसे AMN, A11, A12, A13 और A1N, फिर A21, A22, A23 और ये हो जाएगा A2N, AM1, AM2, AM3 और AMN
अब इस टाइप से आपको अगर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपके नंबर लिखे होंगे, ये क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह कहलाएगा। अब देखिए क्योंकि इसमें कितनी, इसको अपने लोग बोलेंगे R1 यानी कि रोज बोलते हैं वैसे रो, और इसे R1, इसे भी रो बोलेंगे, और इसे R2, इसे ऐसे करके इसे इसे रो बोलेंगे, रो माने पंक्ति है, पंक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा R, ये 1 2 3 यानी ये कितना हो जाएगा RM, ऐसे करके चलता चला जाएगा। और इसको कॉलम बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ, कॉलम। कॉलम इसे बोलते हैं C1, ऐसे इसे C2, इसे C3 और इसे CN, ऐसे करके बोलेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जहां जो कि M क्रॉस N क्रम का एक आव्यूह, इसका क्रम कितना हो जाएगा, अभी हम इसकी परिभाषा लिखा देंगे, क्रम यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसके बाद लिखेंगे जो कि M क्रॉस N क्रम का एक आव्यूह है, M क्रॉस N क्रम का एक आव्यूह है, क्रम का एक आव्यूह है, क्योंकि इसमें कितनी है, M पंक्ति तथा N स्तंभ है। कितनी पंक्ति हैं, 1 2 और इन डेड कहां तक है, M पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 और इन डेड N स्तंभ है। क्योंकि इसमें M पंक्ति तथा N स्तंभ हैं, इसलिए इसका क्रम कितना होगा, M क्रॉस N, जहां A11 और ये कहला A11 A12 A13 और इंडेडेस AMN आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। और नीचे लाइन से लिखते हैं, जहां A11, A12, A13 इंडेडेस AMN आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। और AIJ आव्यूह का एक ऐसा अवयव है, AIJ आव्यूह का एक ऐसा अवयव है, आव्यूह का एक ऐसा अवयव है जो IV पंक्ति तथा JB स्तंभ में स्थित है, JB स्तंभ में स्थित है। कहने का मतलब अगर हम इसका स्थान देखें तो ये कौन सा है, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी पंक्ति कौन सी है, पहली दूसरी स्तंभ, और स्तंभ कौन सा है, तीसरा। यानी ऐसे करके अगर हमें दिया जाएगा तो हम उसका स्थान निकाल सकते हैं। जैसे इसका पूछा जाए, A22 का स्थान पूछा जाएगा तो क्या कहोगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसको एक बार पूरे को अच्छे से कर लीजिए, एक बार फिर दे देते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, संख्याओं के किसी निकाय को पंक्तियों और स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया गया हो तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। हमने अंग्रेजी में भी लिखी है, any system of m element arranged in a rectangular array of m rows and column is called a matrix। फिर आव्यूह को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, हमने तीनों टाइप्स आपके लिख करके दिखा दिए, और एक जैसे करके आपको mn ले दिया। अब जो कि m क्रॉस n क्रम का एक आव्यूह है, जिसमें क्योंकि इसमें m पंक्ति तथा n स्तंभ है, जहां A11 A12 A13 और AMN आव्यूह के अवयव कहलाते हैं, इन्हें एलिमेंट कहते हैं। जहां और AIJ आव्यूह का एक ऐसा अवयव है जो IV पंक्ति और JB स्तंभ में स्थित है। इसको अच्छे से उतार लीजिए, कॉपी पर कर लीजिए, फिर इसके बाद में अपने लोग ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी आव्यूह के क्रम की परिभाषा देखते हैं। इसको अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए, देखते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि। देखिए आव्यूह का क्रम या कोटि, यानी इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का क्रम।
देखिए इसकी डेफिनेशन सिंपल जो होती है, यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो उस आव्यूह का क्रम m क्रॉस n होता है। लिख के देखते हैं, किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो उस आव्यूह का क्रम क्रम या कोटि आव्यूह का क्रम m क्रॉस n होता है। कितना होता है? m क्रॉस n होता है। यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो उस आव्यूह का क्रम m क्रॉस n होता है। जैसे करके आप देख सकते हैं, जैसे करके आप देख लीजिए, जैसे a बराबर अगर आपका लिखा हुआ है a b c d e f g h और i, तो अब देखिए इसमें पंक्ति कितनी है? एक, यानी R1, ये R2 और ये R3, यानी पंक्ति कितनी है? 3 पंक्तियां। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो यानी इसका क्रम कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस, क्योंकि देखिए, क्योंकि आव्यूह ए में 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभ हैं। 3 स्तंभ हैं। क्योंकि आव्यूह ए में 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभ हैं, अतः आव्यूह ए का क्रम 3 क्रॉस 3 होगा। 3 क्रॉस 3 होगा। ऐसे ही इसी प्रकार देखिए एक और दूसरा आव्यूह लेते हैं, जैसे करके एंड b बराबर एक हमने मान लिया। अगर देखो इसका 2 5 4 और 5, अच्छा इसका क्रम आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, इसका क्रम कितना हो जाएगा। देखो इसमें कितने पंक्ति हैं? R1, यानी 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं आपके C1 और इसे C2। अब इसका क्रम कितना हो जाएगा, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसको अच्छे से कर लीजिए। हमें लगता है कि आप आव्यूह के क्रम की परिभाषा अच्छे से समझ गए। जितना भी देखो आव्यूह, जितने भी पंक्ति हो और इतर स्तंभ हो, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका क्रम होगा। यानी इसमें कितना? 1 2 3। एक और देख लेते चलो। अच्छा, जैसे मान लीजिए C बराबर ये दिया गया 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 और 12, ये दिया गया। C का क्रम का आव्यूह कितना हो जाएगा? इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1 2 3, यानी इसका कितना है? 3 क्रॉस, और स्तंभ कितने? 1 2 3 4, यानी इसका आव्यूह हो जाएगा 3 क्रॉस 4, यानी 3 क्रॉस 4 आव्यूह का क्रम। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आव्यूह का क्रम पूछा जाता है 2 नंबर का, इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर अपने लोग आगे से करते हैं। इसको कर लीजिए अच्छे से। और इसके बाद देखिए एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए। ये कह रहा है यदि चूंकि a m क्रॉस n क्रम के आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ होंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए लिखेंगे एक m क्रॉस n क्रम के आव्यूह में, एक m क्रॉस n क्रम के आव्यूह में, क्रम के आव्यूह में m पंक्ति तथा एक m क्रॉस कितने m पंक्ति तथा n स्तंभ होते हैं, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में कितने होते हैं? n अवयव, जिसमें ना लिख करके जिसके लिखो, जिसके प्रत्येक पंक्ति में n अवयव तथा प्रत्येक स्तंभ में
प्रत्येक स्तंभ में m अवयव होते हैं, m अवयव होते हैं। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको फिर करते हैं आगे, कर लीजिए। अब देखिए, देखते हैं अपने लोग आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। अब देखिए, आव्यूह के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, एक लाइन तो आप लोग लिख ही लेंगे। आव्यूह के निम्न प्रकार होते हैं, निम्न प्रकार होते हैं। अब देखिए, जिसमें अपने लोग पहला लिखेंगे क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। लिखकर देखते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। कितना? उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे करके आपको दिखाते हैं, जैसे यानी क्या होना चाहिए, उसमें पंक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या अधिक होनी चाहिए। जैसे करके आप देख सकते हैं, ये कैसा हो जाएगा, एक क्षैतिज आव्यूह। क्यों? इसमें पंक्ति कितनी है, 2, और स्तंभ कितने हैं, 2। कितनी है, स्तंभ कितने हैं, सॉरी 3। यानी कि कह सकते हैं पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, क्योंकि आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, स्तंभों की संख्या से कम है। कैसी है? क्योंकि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए यह एक क्षैतिज आव्यूह है। इसलिए यह एक क्षैतिज आव्यूह है, क्षैतिज आव्यूह है, जिसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी पंक्ति है, 1 2, जिसकी कोटि 2 क्रॉस और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 2 क्रॉस 3 होगी। इसको कर लीजिए, फिर एक और देख लेते हैं, इसमें दूसरा आ जाएगा। वेरी गुड, दूसरा और देखते हैं, यानी कि पहला हो गया क्षैतिज आव्यूह, दूसरा देखिए स्तंभ आव्यूह। कौन सा? स्तंभ आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब देखिए, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी जिस आव्यूह में, देखिए, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या
स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जैसे करके देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये क्या हो जाएगा? एक स्तंभ आव्यूह। क्यों? इसमें स्तंभ कितने हैं? दो, और पंक्ति कितनी है? एक, दो, तीन, यानी पंक्ति ज्यादा है और स्तंभ कम है। क्योंकि यहां नीचे लिख देते हैं, चूंकि आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम है। पंक्तियों की संख्या से कम है, इसलिए यह एक स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह है। कितना है? स्तंभ आव्यूह। जिसका क्रम कितना हो जाएगा? इसमें कितनी पंक्तियां? एक, दो, तीन, यानी 3x2 होगा। इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पंक्ति आव्यूह, यानी कि तीसरा देखते हैं है क्या है? पंक्ति आव्यूह। इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, जिस वर्ग आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। लिख देंगे, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। जिस वर्ग आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर हम a बराबर लिखेंगे, कितना? एक, दो, तीन, चार, तो ये क्या है? एक पंक्ति आव्यूह है। क्यों? इसमें पंक्ति कितनी है? एक, और स्तंभ कितने हैं? एक, दो, तीन, चार स्तंभ है, और लेकिन पंक्ति कितनी है? एक। तो हमें पंक्ति से सिर्फ मतलब है एक पंक्ति होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। देखिए, चूंकि आव्यूह ए में केवल एक पंक्ति है, इसलिए यह एक पंक्ति आव्यूह है। इसलिए यह एक पंक्ति आव्यूह है। पंक्ति आव्यूह है, जिसका क्रम कितना होगा? क्यों? पंक्ति एक है लेकिन स्तंभ कितने हैं? चार। जिसका क्रम 1x4 होगा। कितना होगा? 1x4 होगा। अब एक और अगली डेफिनेशन देखते हैं, यानी स्तंभ आव्यूह। चौथी देखते हैं, स्तंभ आव्यूह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, जिस आव्यूह में
केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभाव्यूह कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है, केवल एक स्तंभ होता है, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे करके लिख लेंगे। एक दो तीन क्या हो जाएगा? स्तंभाव्यूह। क्यों? इसमें स्तंभ कितना है? एक, लेकिन पंक्ति कितनी है? तीन। क्योंकि देखिए लिख देते हैं, चूंकि आव्यूह बी में केवल एक स्तंभ है, केवल एक स्तंभ है, इसलिए यह एक स्तंभाव्यूह है। इसलिए यह एक स्तंभ आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है। और इसका क्रम कितना हो जाएगा? जिसका क्रम कितना क्रम हो जाएगा? पहले तो पंक्ति देखेंगे, एक दो तीन, कितनी है? 3x1 होगा। स्तंभ कितना? एक। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह की परिभाषा हो गई, स्तंभ आव्यूह हो गई। इसके बाद आगे और देखते हैं, इसको कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं, जो है शून्य रिक्त आव्यूह। अगली डेफिनेशन देखते हैं, देखिए कौन सी है? पांचवी। शून्य या रिक्त आव्यूह, रिक्त आव्यूह, जैसे इंग्लिश में कहते हैं जीरोज और नल मैट्रिक्स। जीरो या नल में देखिए, जिस आव्यूह के सभी अवयव कैसे हों? शून्य हो, तो वो कौन सा कहलाएगा? शून्य रिक्त आव्यूह कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य तो वह शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। जैसे करके देख लेंगे। जैसे सारे अवयव कैसे होने चाहिए? जीरो 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 और 0,0। कैसा हो जाएगा? 0,0। क्योंकि आव्यूह ए के सभी अवयव कैसे हैं? जीरो हैं, यानी शून्य है। इसलिए यह आव्यूह कौन सा हो जाएगा? यह एक शून्य आव्यूह होगा। चूंकि आव्यूह ए के सभी अवयव शून्य है, इसलिए यह एक शून्य आव्यूह होगा। जिसका क्रम, इसका क्रम कितना हो जाएगा? जिसका क्रम 3x3 होगा। इसका क्रम कितना हो जाएगा? क्यों? पंक्ति कितनी है? 3, 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, 3 स्तंभ है। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं, वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। छठी देखते हैं, यानी कि वर्ग आव्यूह।
वर्ग आव्यूह, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। लिख लेंगे, जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। कैसी हो? समान हो। तो उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये भी क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। जैसे देखिए ये कैसा है? एक वर्ग आव्यूह। चूंकि इसमें क्या है? पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कितनी है? तीन तीन है, यानी पंक्ति भी कितनी है? तीन, और स्तंभ भी कितने हैं? तीन। इसलिए एक वर्ग आव्यूह है। चूंकि आव्यूह ए में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए यह एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह है। और इसका क्रम कितना हो जाएगा? जिसका क्रम 3x3 होगा। जिसका क्रम 3x3 होगा। कितना होगा? 3x3 होगा। अब जैसे करके एक और भी देख लो, एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम b बराबर ये लिखें, इसका कितना हो जाएगा? 2 4 2 5 4 1। ये भी क्या हो जाएगा? एक वर्ग आव्यूह। क्यों? इसमें दो पंक्ति हैं तथा दो स्तंभ है। इसको कर लीजिए, फिर अगली डेफिनेशन आगे करेंगे बाद में, पहले इसको कर लीजिए। अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह, यानी कौन डेफिनेशन कौन सी है? 7वीं, इकाई या तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, इसको भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इकाई या तत्समक आव्यूह, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन होती है, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव कैसे हों? शून्य। सॉरी, क्या हो जाएगी? जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो वह इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। क्या हो जाएगा? जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य, तो वह आव्यूह, तो उस आव्यूह को इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं।
इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल का आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल के आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे करके देख लो, जैसे I3 मान लो, ये करते हैं I3। मुख्य विकर्ण कौन सा हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये वाले अवयव कौन से कहलाएंगे? मुख्य विकर्ण, यानी प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, कौन से हो जाएंगे? मुख्य विकर्ण। और देखिए, चूंकि ऐसे इसी प्रकार से I2 हो जाएगा, यानी इसमें क्या चाहिए? यह एक वर्गाव्यूह होगा। इसमें क्या होगा? वर्गाव्यूह। जैसे हम लिखेंगे 1 1 0 और 0, यह भी क्या हो गया? I2, यानी कि कैसे हो गए? I2। देखिए, चूंकि आव्यूह I3 के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई है तथा अन्य सभी अवयव शून्य, तथा अन्य सभी अवयव शून्य, इसलिए यह एक इकाई है। इसलिए यह एक इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह है, इसलिए यह एक इकाई आव्यूह है। अब देखिए, अगली डेफिनेशन देखते हैं, यानी मुख्य विकर्ण। यहां पर एक शब्द आया मुख्य विकर्ण, इसकी डेफिनेशन देखते हैं मुख्य विकर्ण की। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मुख्य विकर्ण की डेफिनेशन हो जाती वर्ग आव्यूह ए आई जे के वह अवयव, वर्ग आव्यूह ए आई जे के वे अवयव जिनके लिए आई बराबर जे, यानी आई बराबर जे, यानी आई और जे कैसा हो? जैसे 1 क्रॉस 1 2 1,1 और ये 2,2 3,3 ऐसे 4,4 चलता चला, आई बराबर जे हो, कॉमा विकर्ण अवयव कहलाते हैं। विकर्ण अवयव कहलाते हैं, विकर्ण अवयव कहलाते हैं। तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा, तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं। तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा को मुख्य विकर्ण कहते हैं। अनुदिश रेखा को मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण। जैसे करके देख लो, जैसे अगर कोई मेरा मैट्रिक्स लिखा हुआ कितना 3 5 7 2 5 8 9 10 और 7, तो इसमें मुख्य विकर्ण कौन से हो जाएंगे? आई बराबर जे, यानी A11 ये वाली क्या हो जाएगी? इसकी अनुदिश रेखा। ये मेरे हो जाएंगे विकर्ण अवयव। कौन कौन से होंगे? 3, 5 और 7। ठीक है, विकर्ण अवयव कौन कौन से होंगे? 3, 5 और 7।
3, 5 और 7 क्या हो जाएंगे मेरे विकर्ण अवयव। इन अवयवों के अनुदेश रेखा, ये जो पूरी रेखा होगी इसे क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण ये क्या हो जाएगी, ये पूरी रेखा क्या हो जाएगी, मुख्य विकर्ण। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको पहले कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह ये हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो वह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। लिख करके दिखाते हैं, जिस वर्ग आव्यूह के जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य, शेष सभी अवयव शून्य, तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ये हो जाएगी डेफिनेशन सिंपल। क्या हो जाएगी, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव कैसे हो, शून्य, तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे करके देख लिए, जैसे करके अगर देखेंगे तो a बराबर अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा 1 फिर 0 0 फिर 0, मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। और यहां पर करते हैं 2 0 फिर 0 0 और ये करते हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा, मुख्य विकर्ण। यानी मुख्य विकर्ण कौन सा, मुख्य विकर्ण के अवयव कितने हैं, 1 2 3, बाकी के सारे अवयव कैसे हैं, शून्य है। लिख देंगे चूंकि आव्यूह A के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य, शेष सभी अवयव शून्य, इसलिए यह एक विकर्ण आव्यूह, इसलिए यह एक विकर्ण आव्यूह है, जिसका क्रम 3x3 है। कितना है, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, इसलिए इसका क्रम कितना हो जाएगा, 3x3। ऐसे ही एक दूसरा देखते हैं, अदिश आव्यूह। कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स। 9th वाला देखते हैं, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। अब इसकी भी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों को, मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे हो, बराबर हो, बाकी के सारे अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह। यानी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो तथा से सभी अवयव शून्य हो, तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। लिख करके देखते हैं, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों तथा शेष सभी अवयव शून्य, शेष सभी अवयव शून्य हो, क्या हो, शून्य हो,
तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं, तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं, तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे करके देख लीजिए, जैसे जैसे अगर हम a बराबर माने कितना हो जाएगा, मान लीजिए 2 0 0, फिर 0 फिर 2 फिर 0 0 0 2, यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होने चाहिए, बराबर, बाकी के सारे अवयव शून्य, तो वो कौन सा अदिश आव्यूह कहलाएगा, अदिश आव्यूह, यानी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार इसको लिख देते, चूंकि आव्यूह A के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं तथा अन्य सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए यह एक अदिश आव्यूह है, अदिश आव्यूह है, जिसका क्रम कितना हो जाएगा, जिसका क्रम 3x3 होगा। अब एक नोट पॉइंट और है, इसको कर लीजिए, एक नोट पॉइंट हम लिखे देते हैं, इसको अच्छे से कर लीजिए। एक नोट पॉइंट देखिए हम बोले देते हैं, आपको लिख लेना भी, विकर्ण क्या थे, मुख्य विकर्ण केवल वर्ग आव्यूह में होते हैं, यानी कि और किसी आव्यूह में नहीं होंगे, पंक्ति आव्यूह में मुख्य विकर्ण नहीं होगा, मुख्य विकर्ण केवल मुख्य विकर्ण केवल वर्ग आव्यूह में होते हैं। इसको कर लीजिए, फिर आगे करते हैं, इसको कर लीजिए, उतार लीजिए। आप देखिए अगली डेफिनेशन देखती हैं, त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव शून्य तो उसे त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, तो उसे त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, तो उसे त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। कौन सा? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव कैसे हों? जीरो, तो वह अवयव कौन सा कहलाएगा? वह आव्यूह त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा, सॉरी ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। देखिए एक बार लिख करके देखते हैं, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण
के नीचे के सभी अवयव, नीचे के सभी अवयव, सभी अवयव शून्य हो तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे करके देख लो, जैसे यदि हमें लिखें ए बराबर, हमने क्या बताया, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। जैसे अगर हम लिखते हैं 1 2 3 फिर 0 4 5 और फिर 0 0 और फिर 6। अगर आप देखें ऊपर की ओर एक त्रिभुज बन रहा है, ऊपर की ओर त्रिभुज बन रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। यहां पर लिख देंगे चूंकि आव्यूह ए के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य, इसलिए यह एक ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है, इसलिए यह एक ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है। अगला देखेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। लिख करके देखते हैं, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे करके अगर हम लिख दें यहां पर एक कितना हो जाएगा, 2 3 फिर 0 4 5 0 0 और 6, तो ये कैसा हो जाएगा, यह एक निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। क्योंकि देखो एक त्रिभुज नीचे की ओर बनना है, ये एक त्रिभुज नीचे की ओर बनना है, ऐसे करके ये कैसा हो जाएगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। लिख देंगे चूंकि आव्यूह ए के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य, ऊपर के सभी अवयव शून्य, इसलिए यह एक ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है, सॉरी यह एक निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है। तो इसमें अपने लोगों ने त्रिभुजीय आव्यूह की डेफिनेशन देखी, फिर उसके प्रकार देख लिया, यानी ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसको कर लीजिए, फिर अपने लोग आगे बढ़ते हैं। इसको पहले से अच्छे से कॉपी पर कर लीजिए, हम एक ही एक डेफिनेशन अच्छे से करा रहे हैं और सारी डेफिनेशन आपको याद करनी है, मैट्रिक्स का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। कर लीजिए इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं, उपाव्यू। उपाव्यू सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियां या स्तंभों को निकाल देने या छोड़ देने पर प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उपाव्यूह कहते हैं। एक बार लिख करके देखते हैं, किसी दिए गए आव्यूह को, किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियां या स्तंभों को निकाल देने पर प्राप्त आव्यूह, निकाल देने या छोड़ देने पर प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उपाव्यूह कहते हैं। उपाव्यूह कहते हैं। जैसे करके देखेंगे, जैसे करके अगर हम माने ये मेरा एक अवयव है, कितना, अगर हम लिखें 2 4 6 3 9 12 और 4 8 और 16, ये मेरा क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब हमें इसका उपाव्यूह निकालना है और हम निकाल लें b बराबर कितना ले, 9 8 12 और 16। तो आव्यूह b है जो आव्यूह a का उपाव्यूह कहलाएगा। क्यों, आव्यूह b का अगर आप देखेंगे तो प्रथम पंक्ति हटा दी और प्रथम स्तंभ हटा दी, निकालने पर प्राप्त आव्यूह एक b हमें प्राप्त हुआ है, जो कि क्या हो जाएगा, आव्यूह a का उपाव्यूह। देखिए चूंकि आव्यूह b a का प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ को निकाल देने पर प्राप्त आव्यूह है। इसलिए आव्यूह b a का उपाव्यूह है। आव्यूह a का उपाव्यूह है। कोई सी भी एक पंक्ति या स्तंभ को निकाल देने पर है, कोई एक नहीं दो भी निकाल सकते हैं, कोई कंडीशन, यानी कुछ पंक्तियां या कुछ स्तंभों को निकाल देने पर प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उपाव्यूह कहते हैं। अब अपने लोग एक दो नोट पॉइंट और लिख देंगे, नोट पॉइंट और देख लेंगे। सबसे पहला नोट पॉइंट है, प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह होता है। प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। दूसरा देखेंगे, प्रत्येक इकाई आव्यूह एक अदिश आव्यूह होता है। दूसरा हो जाएगा, प्रत्येक इकाई आव्यूह एक अदिश आव्यूह होता है। एक अदिश आव्यूह होता है। तीसरा देखेंगे, प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। तीसरा हो जाएगा, प्रत्येक प्रत्येक अदिश आव्यूह
एक विकर्ण आव्यूह होता है, एक विकर्ण आव्यूह होता है। प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। इसको कर लीजिए अच्छे से, फिर अपने लोग आगे बढ़ते हैं। एक और आव्यूह में समानता की डेफिनेशन और देखनी, फिर इसको कर लेंगे। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं, आव्यूह में समानता। आव्यूह में समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, या आव्यूह की समानता भी कर सकते हैं, आव्यूह में समानता भी। आव्यूह की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए इसकी डेफिनेशन अब अपने लोगों ने आव्यूह के प्रकार सभी अच्छे से कर लीजिए, इतने ही हैं। इसके बाद अब करते हैं आव्यूह की समानता। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के हों तथा उनके संगत अवयव बराबर हों। तो उसे क्या कहते हैं? आप दो आव्यूह कैसे हो जाएंगे? समान आव्यूह हो जाएंगे। देखिए दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं, समान आव्यूह कहलाते हैं। दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के हों, समान कोटि के हों तथा उनके संगत अवयव बराबर हों, तथा उनके संगत अवयव कैसे हों? बराबर हों। यानी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि वे कैसे हो? उनकी समान कोटि और उनके संगत अवयव बराबर हो। जैसे करके देख लीजिए, जैसे करके अगर हम देखें a बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ये एक आव्यूह है। और इसी के जैसा एक आव्यूह और भी कैसा? 1 2 3 4। ठीक है, तो आव्यूह कैसे है? समान कोटि के। इसकी भी 2 क्रॉस 2 है और इसकी भी 2 क्रॉस 2 है। क्योंकि आव्यूह a तथा b समान कोटि के हैं और इनके संगत अवयव बराबर है, इसलिए एक समान आव्यूह है। क्योंकि आव्यूह a तथा b समान कोटि के हैं तथा इनके संगत अवयव बराबर हैं, तथा इनके संगत अवयव बराबर है। संगत अवयव बराबर हैं, इसलिए ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं। डेफिनेशन हो गई, इसको कर लीजिए। अब इसके बाद अपने लोग कल करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। ठीक है, नई क्लास में अपने लोग करेंगे, उसमें एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली 3A डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से करेंगे। मनोरे के जिस किसी ने भी बुक नहीं खरीदी है, बुक के नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के बुक को खरीद सकते हैं। यदि नहीं है तो, और है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए आराम से और नंबर पूरे लाइए। बाय बाय।